का हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका कि पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ध्यान से समझना, एकदम यही याद हो जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पॉइंट पर लिख दिया है, पॉइंट बना करके, ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो जाए। पॉइंट बाय पॉइंट इसको जो है एकदम बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो यही याद हो जाएगा, अलग से फिर से रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले हम लोग समझ लें यूरोप एक अलग महादेश है। ठीक है, यूरोप महादेश हम लोग किस महादेश में है? एशिया महादेश में। किस में है? जैसे एशिया महादेश है, तो एशिया महादेश में बहुत सारा देश है ना, भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है ना, उसके बाद जो अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये सब क्या है? एशिया महादेश है ना, एशिया महादेश का हिस्सा है। समझ गया? उसी प्रकार से यूरोप महादेश का जो है उसमें भी कुछ छोटे छोटे देश हैं, है ना। तो इसमें जो हम इस चैप्टर में जिस देश का हम जिक्र करेंगे, बार बार वह देश आएगा, तुम्हारा नाम याद रख लेना। इटली आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, ऑस्ट्रिया आएगा, रूस आएगा, समझ गया, ये सब आएगा। ऑस्ट्रिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, समझ गया। तो इन सब देशों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, बार बार जिक्र आएगा। ओके, तो यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं? तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश, नेशन, है ना। वाद मतलब जो विचार, अपने देश के प्रति जो विचार है, देश के प्रति जो स्नेह है, देश के प्रति जो प्रेम है, देश के प्रति जो गर्व की बात है, ठीक है, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ गया? सारे लोग अपने देश के लिए जो हित के लिए सोचते हैं। जैसे कि मान लिया जाए पाकिस्तान जो है कुछ उल्टा पुल्टा करता है, तो सब देश वाले मिलकर के सोचते हैं कि उसको उड़िया ये दो, हटा दो। क्या है कि नहीं है? बात समझते हैं कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो सारा देश मिलकर जब पूछते हैं तो हाँ हाँ बोलते जाओ। समझ गया? नीचे नहीं देखो, इधर देखो, नहीं तो जिंदगी में नहीं सीख पाएगा हिस्ट्री। तो ये हो गया तुम्हारा। नहीं तो इस चैप्टर ऐसा है, हिस्ट्री इजी ढंग से जब पढ़ा रहे हैं तो जो पूछते हैं बताते जाओ, नहीं तो नींद आएगा, पता चलेगा, कुछ समझ में आएगा, बाद में बताएंगे। समझ गया? बोर्ड पे रहो। तो यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग पढ़ेंगे, जिन देशों का जिक्र हमने किया उस देश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद अभी हम बात कर रहे थे। तो राष्ट्रवाद एक समझने के लिए इस तरह से हम लोग प्रेम, स्नेह, त्याग, गर्व, देश के प्रति जो त्याग है, देश के प्रति जो गर्व है, ये सब राष्ट्रवाद के भावना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर भारत पाकिस्तान कुछ गलत करता है ना, हमारे देश के बॉर्डर पर कुछ उल्टा पुल्टा करता है, तो हम लोग सब लोग चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान पर हमारे देश का सैनिक जो उसको उसका जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब दे। क्यों सोचते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर राष्ट्रभक्ति है तब ना। राष्ट्रभक्ति नहीं रहेगा तो क्या सोचेगा? नहीं सोचता है। ठीक है, तो अपने देश के लिए हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर, देश के लिए जो है क्या है, हमारे अंदर प्यार है, स्नेह है ना, बलिदान, त्याग, सब कुछ है। ठीक है, तो ध्यान देना। हालांकि परिभाषा इसका अगर सिस्टमिक ढंग से अगर इसका परिभाषा अगर जानना चाहोगे तो परीक्षा में राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद किसी खास भौगोलिक, क्योंकि जो देश होगा, राष्ट्रवाद तभी होगा जब भौगोलिक सीमा होगा वहाँ। भौगोलिक मतलब एरिया, उसका विस्तार, जो क्षेत्र है, भारत का भौगोलिक है ना भाई, क्षेत्र है ना। तो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली वह ऐतिहासिक शक्ति, जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो निवास करने वाले जो लोग हैं, जो शक्ति है ना, जो ताकत है, जो शक्ति है, जो सांस्कृतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में जुड़ाव महसूस करता हो, वही सब राष्ट्रवाद कहलाता है। जुड़ाव महसूस करता मतलब एकता, यूनिटी बना करके हम लोग अपने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, है ना, सभ्यता के लिए जो एक हो करके राष्ट्र के लिए जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही सब क्या है? राष्ट्रवाद है। ठीक है, परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है। राष्ट्रवाद को दूसरी तरह से समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं, जो मैंने अभी कह दिया था, प्रेम, स्नेह, त्याग, बलिदान, ये सब क्या है? ये सब भी एक तरह से राष्ट्रवाद का ही क्या है? परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे सटीक राष्ट्रवाद का परिभाषा देने का जो काम किया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है 1 नंबर का, इसलिए मैं यहाँ नाम लिख दिया हूँ इसका, है ना, नहीं तो लिखना जरूरी नहीं था। उसका नाम था, क्या नाम था उसका? अर्सेंट, है ना, समझ गया, अर्नसट लिखा हुआ था, है ना। इसका नाम था अर्नसट रेनर, उसका नाम था अर्नसट रेनर, और दूसरा था फ्रेडरिक सोर्यू, याद रहेगा, फ्रेडरिक सोर्यू और अर्नसट रेनर। ये कहाँ के था? तो ये दोनों जो था ना, ये दोनों यूरोप महादेश के ही था, है ना। ये फ्रांस के था, ये व्यक्ति कहाँ के था? फ्रांस के था। और ये क्या था? ये दोनों दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक था। इन्होंने भी राष्ट्रवाद की सबसे सटीक और अच्छा परिभाषा दिया। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा हो गया। राष्ट्रवाद के परिभाषा में 2 व्यक्ति का जिक्र आता है, जो वहां पर मैंने लिख दिया। वे दोनों जो थे, अर्नस्ट रेनर और फ्रेडरिक सोर्यू, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कौन थे? दार्शनिक थे। कहते कौन थे? तो फ्रांस का था, दार्शनिक ने थे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम ध्यान दो, यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू करने से पहले, सबसे पहले यूरोप, क्योंकि एक महादेश है, तो उसके अंतर्गत यानी कि जो देश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू करने से पहले हम
यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यूरोप में घुस रहे हैं, और पहला जो देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वह कौन है? फ्रांस। क्या है? फ्रांस। ठीक है, सबसे पहले फ्रांस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, है ना, यूरोप में जो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो है जन्म हुआ वो हुआ फ्रांस से। ठीक है, समझ गया ना, इसीलिए सबसे पहले फ्रांस को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो फ्रांस में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। फ्रांस में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। क्रांति किस लिए हुई थी? राष्ट्रवाद के लिए। किसके लिए हुआ था? राष्ट्रवाद के लिए। यानी कि फ्रांस में जो है कब हुआ वह क्रांति? 1789 ईस्वी को। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान देना, फ्रांस में क्यों क्रांति की जरूरत पड़ गई? क्योंकि वहां भी राष्ट्रवादी आंदोलन वहां भी तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो था वहां पर क्या था? राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? कि राजा का जो है शासन, है ना, वह राजतंत्र कहलाता है। और राजतंत्र में एक सबसे वहाँ राजतंत्र का एक जो है अच्छा नियम कहो या खराब कहो, हालांकि खराब ही नियम है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये नियम होता है राजतंत्र में। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो एक बात यहाँ सोचने वाली बात है कि मान लिया जाए एक राजा जो राज्य कर लिया, ठीक है ना, शासन कर लिया, वो चलो बढ़िया है, तो जरूरी तो नहीं है कि उसका जो आने वाला पीढ़ी है वो भी अच्छा होगा। ये भी तो जरूरी थोड़े ना है। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आने वाला पीढ़ी जो है वह भी अच्छा होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है वह जो है बाप उसका बहुत अच्छा रहा होगा, जनता के लिए अच्छा काम करता होगा, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अपने देश के सभी लोगों के लिए अच्छा काम किया होगा, बेटा उसका बदमाश आया होगा, है ना, तो बदमाश भी है फिर भी वह राजगद्दी पर बैठेगा, चाहे वह जो है राजा के लायक रहे या ना रहे, राजा का पुत्र ही क्या बनेगा? राजा। तो यह जो व्यवस्था थी, यह राजतंत्रीय व्यवस्था थी जो कि कहीं ना कहीं खराब था कि नहीं खराब था? ठीक है, तो इसी व्यवस्था के खिलाफ फ्रांस के जनता लोग जो है फ्रांस में क्या किए थे? क्रांति कर दिया था। क्या किया था? क्रांति किया था। और वह क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति 1789। क्रांति का शुरुआत कब होता है? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में, फ्रांस जो है यूरोप का एक देश है। फ्रांस क्या है? यूरोप का एक देश है। और फ्रांस में क्या था? राजतंत्रीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रीय व्यवस्था थी, राजतंत्रीय शासन था, राजतंत्र था। ठीक है, राजाओं का शासन था। तो अब हम जानेंगे कि वहां पर कौन सा राजा था। तो जो भी राजा हुआ करता है, राजा होता है तो एक राजा, तो फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, तो राजा का पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा हुआ, तो उस राजा का पहचान एक वंश से होता है। क्या चीज से होता है? वंश से होता है। ठीक है, जैसे अपने भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, थे ना, मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के हुए। ठीक है, गुप्त वंश के तो गुप्त वंश के हुए, मुगल वंश तो मुगल वंश का हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, राजाओं का क्या होता है? अपना अपना वंश होता है। ठीक है, तो फ्रांस में जो है, यहां से ध्यान देना, फ्रांस में जो राज कर रहा था, जो शासन राज कर रहा था, उस राजा का, उस जो वंश था, सबसे पहले उस वंश का नाम था बुर्बो वंश। क्या नाम था? बुर्बो वंश। क्या नाम था? यहां मैंने लिख दिया है बुर्बक वंश ना है, की बोलता है? बुर्बो वंश बोलना। क्या नाम था? बुर्बो वंश है। ठीक है, नहीं तो कहना बुर्बक वंश था, बुर्बक राजवंश रहेगा, राजा करेगा बुर्बक, तो बुर्बो राजवंश था। कौन था? यहाँ से एक नंबर ऑब्जेक्टिव अगर आता है ना, राजतंत्र फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश। किस वंश का था? बुर्बो। तो वंश था ना, तो वंश का कोई राजा तो जरूर होगा, वंश है तो वंश का कोई राजा होगा ना भाई। तो उस वंश का जो एक राजा था उसका नाम था लुई 14वें। क्या नाम था? लुई 14वें। याद रहेगा, लुई 14वें। 14वें यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि लुई द्वितीय, लुई है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गया, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसे चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय, ऐसे मतलब गुप्त वंश ये चलता है, टाइटल चलता है। ठीक है, आजकल देखो मूवी वगैरह आता है तो वही मूवी 2 नहीं नाम आता है, बताओ, जैसे कि कोई मूवी जिसका नाम 2 आता है ना, KGF 2, और क्या होता है? हाँ, बहुत सारा है, यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके उसका पार्ट्स होता है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे लुई वंश जो था उसका लुई 14वें, वहां पे बुर्बो वंश का राजा 1789 में लुई 14वें वहां पे था। कौन था? लुई 14वें। लुई 14वें जो था, अब जानेंगे कि वो राजा कैसा था, राजा के बारे में जानना है ना। तो यह जो राजा था यह निरंकुश था। कैसा था ये वंश? निरंकुश था। ठीक है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। लुई 16वें आता है, ये भी निरंकुश है। लुई 14वें जो पहले आया, कौन आया? लुई 14वें। कौन वंश का राजा था? बुर्बो वंश के। कौन वंश के था? बुर्बो वंश के। कहाँ के राजा था? फ्रांस के था। कहाँ के था? फ्रांस के था। इसका एक कथन था, अब इसका कथन से तुम समझ जाओगे कि राजा कैसा था, अच्छा था कि खराब था। लुई 14वें का एक कथन था, इसका कथन था कि मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही क्या है? कानून है। सोचो, कोई राजा आ जाए, भारत के मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कह दें कि मैं ही भारत हूं, मैं ही देश हूं और जो मैं कहूंगा वही सही रहेगा, संविधान विधान कुछ नहीं है, तो सब लोग आदमी की करेगा? धरना प्रदर्शन करेगा, विद्रोह करेगा कि नहीं जनता लोग यहाँ? तो उसका कहना था, लुई 14वें का कथन क्या था?
मैं ही राज्य हूँ, है ना। पॉलिटिकल साइंस में यानी राजनीतिक में देश को राज्य कहा गया है। कैसे कहा गया, जब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में तो वहाँ डिटेल से बताएंगे, अभी यहाँ रहो, ठीक है। तो लुई 14 में क्या कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी कि देश जो है ना मैं ही हूँ, हम ही है, और मेरा जो शब्द होगा वही यहाँ का कानून होगा, बाकी कुछ नहीं। तो समझ सकते हो कैसा राजा होगा, बहुत बदमाश राजा था। सिंपल भाषा में कह दो ये बदमाश राजा था, अच्छा राजा नहीं था। उसके बाद लुई 14वें के बाद आया लुई 16 में। कौन आया, लुई 16 में। लुई 16 में कैसा था, निरंकुश था। कैसा था, निरंकुश। निरंकुश किसको बोलते हैं, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, ठीक है। अंकुश मतलब समझते हो ना, जिस पर किसी प्रकार का कोई डर, किसी प्रकार का कोई पायबंद, किसी प्रकार की कोई जो है, हाँ, यानी कि कोई उसके ऊपर रूल वगैरह कुछ नहीं, कोई नियम उम को नहीं मानता था। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, उसका जैसे मन है जैसे राज चलाएगा, जो मन हो वो सिस्टम को लागू करेगा, कोई उसको कहने वाला नहीं है, यानी तानाशाह था। कौन, लुई लुई 16 में। लुई 16 में। अब बताओ यार, उनका राजा रहेगा 1789 ईस्वी में, फ्रांस में था लुई 16 में, तो यहाँ के जनता परेशान होगा कि नहीं होगा। वह जो है किसानों का दोहन करता था, है ना, किसानों का मजदूरी जो होता था लगान उससे ज़्यादा वसूला करता था, है ना, यानी कि समझ लो कि वहाँ के जनता को वो परेशान करता था, ठीक है। कौन, लुई 16 में। तो जनता लोग तो ज़्यादा बर्दाश्त करेगी नहीं, सारा जनता लोग क्या किया, सारा मिल करके जनता लोग, निश्चित रूप से तुम बदमाश रहोगे तुम्हारा विद्रोह होगा, है ना। तो उसका क्या किया, लुई 16 में का विद्रोह करने लगा। कहाँ विद्रोह हुआ, फ्रांस में। फ्रांस में था, फ्रांस में ना विद्रोह होगा। जो पूछते हैं बताओ, जवाब दोगे तो समझ रहे हैं कि तुम ध्यान है, अगर नहीं जवाब दोगे तो फिर समझ लो ध्यान नहीं है तुम्हारा। तो लुई 16 में जो है ये क्या हुआ, 1789 को निरंकुश राजा था, और वहां के जनता जो है, फ्रांस की जनता उसका विद्रोह करने लगा। क्या करने लगा, विद्रोह करने लगा। और विद्रोह करने लगा तो वह जो है इतना भयावह क्रांति हो गया, है ना। क्या किया ये लोग, सोचा ये इतना बदमाश है, किसी का मानता ही नहीं है, किसी का सुनता ही नहीं, इसका जो मैंने वही करता है, तो बहुत बदमाश है। सब मिल करके वहां के जनता क्या किया, उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया, लुई 16 को। लुई 16 को पकड़ा, उसके बाद उसको दम तक कूटा, समझ गया, और कूट के कहा कि इसको फांसी दे देंगे, समझ गया। तो 1793 ईस्वी को 1793 ईस्वी को लुई 16 को फ्रांस के जनता लोग क्या किया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया। क्या किया, फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक है। और जब फांसी पर चढ़ा दिया ना, तो इसकी पत्नी आई थी, लुई 16 की पत्नी, है ना, अधिकार करने के लिए, क्योंकि हम भी तो भाई राजा का ही पत्नी है, तो राजा ही है, मतलब वो आए अधिकार जताने के लिए कि है ना, हम तुम लोग पर जो है कानून कार्रवाई करें, हम कानून कार्रवाई को चाहिए, अपना कार्रवाई करेंगे, है ना, ये करेंगे। बस कुल जनता मिलकर ओकरा पकड़ के ओकरो फांसी पर लटका दिया, दुयोग भेज दिया। कहाँ, स्वर्ग जाएगा, ये बदमशबा नरक गया सर, है ना, नरक गया होगा कि कहाँ गया क्या पता है, समझ गया। तो ध्यान दो, लुई 16 को क्या हो गया है, फांसी हो जाता है। किसके द्वारा, फ्रांस के जनता के द्वारा। कब होता है, 1793 ईस्वी को। कब होता है, 1793 ईस्वी को। फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789। और लुई 16 को फांसी 1793, किसके द्वारा, फ्रांस की जनता के द्वारा। लुई 16 के साथ उसकी पत्नी को भी फांसी दे दिया जाता है फ्रांस की जनता के द्वारा। ये तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जरूर पूछता है कब हुआ फांसी लुई 16 को, 1793 को फांसी दे दिया, यानी कि बदमाश जो था, है ना, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, मर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर फिर जनता का शासन हो गया, यानी जनता लोग सब आजाद हो गए, है ना, जनता लोग क्या हुआ, आजाद हो गया। तो सभी जनता मिल करके सोचा कि अब हम जो है, हम लोग सब आजाद हैं, हमारे ऊपर जिस राजा का शासन था उसको तो हम लोग मार देंगे, उसको फांसी दे दी, उसका परिवार खानदान खत्म, तो हम लोग क्या हो गए, आजाद हो गए। तो फ्रांस के जनता जो है क्या किया, सब मिल करके एक ऐसा कानून बनाया, है ना, क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति होती है, जब लुई 16 को जो फांसी होती है उसका परिणाम मिलता है, क्रांति के अंतर्गत ने इसको फांसी दिया। एक आदमी जाकर के थोड़ा ना कोई फांसी देता है, इसको पूरा क्रांति हुआ, बहुत सारे लोग मिलकर इसको फांसी दिया। तो परिणाम में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या परिणाम हुआ। तो फ्रांस के जनता जो लोग मिल करके, सब जनता जो है सोचा कि अब तो ये मर ही गया, चलो भाई अब हम लोग आराम से रहेंगे, स्वतंत्र जीवन जिएंगे। तो वहां पर क्या आया, उस समय जो है क्रांति का परिणाम में क्या आया, वहां नारा आया। क्या आया नारा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ठीक है, स्वतंत्रता मतलब हम लोग सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, समानता सब एक तरह से हैं, ठीक है, बंधुता मतलब सब आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। यह नारा किस क्रांति के बाद आया, तो 1789 के फ्रांस की क्रांति के बाद। यह नारा किसके द्वारा दिया गया, तो फ्रांस की जनताओं के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा परिणाम में आता है क्रांति का परिणाम, याद रखना, परीक्षा में आएगा क्रांति का परिणाम बताइए, तो ये सब लिखना। क्रांति का परिणाम में आया समान अधिकार। समान अधिकार का मतलब हुआ कि सबों को भाई एक तरह से अधिकार मिलना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, ठीक है। देश में है, देश के नागरिक हैं, सबको अधिकार बराबर होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी है, चाहे बहुत छोटा आदमी है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लिया जाए कोई काम सरकारी जगह पर है तो बड़े लोग भी जाएंगे तो छोटे लोग भी जाएंगे, ठीक है। अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का नियम, इस तरह का जो है व्यवस्था आया क्रांति का परिणाम 1789 में फ्रांस के जनताओं के द्वारा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, वहां की जो भूमि है,
कहा गया कि ये हमारा पितृभूमि है। क्या हुआ? पितृभूमि है। हम जैसे भारत में है तो हम अपने भारत को क्या कहते हैं? मातृभूमि है मेरा, है ना। भारत माता की जय कहते हैं ना, तो ये लोग क्या कहता होगा? फ्रांस पिता की जय, कुछ कहेगा है। तो यानी पितृभूमि उसको माना गया। जैसे हम लोग अपनी भूमि को मातृभूमि कहते हैं, मतलब कहा जाता है हम लोग मातृशक्ति को महत्ता देते हैं, तो फ्रांस में वो लोग पितृशक्ति को महत्ता दिया है ना। क्या माना? पितृभूमि महान। क्या माना? पितृभूमि को उन्होंने महान माना, है ना। और उसके बाद नागरिकता दिया। क्या लाया? नागरिकता की। जो फ्रांस के लोग हैं उसको फ्रांस की नागरिकता मिलेगी। फ्रांस के नागरिकता मतलब जो फ्रांस में रह रहे हैं वो फ्रांस के ही हैं। ऐसे उसका कोई जान पहचान नहीं था, ये राजा उजा था तो कोई वैल्यू उसका नहीं देता था, ठीक है। और क्या आया क्रांति में? तो आया कि फ्रेंच भाषा का मान्यता मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या किया ना, जनता लोग मिलकर सोचा कि सब मिल करके चलो भाई एक, अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक भाषा यहाँ अपनाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि अलग अलग भाषा जैसे था, तो अलग अलग भाषा होने के कारण फ्रांस में जो है अलग अलग भाषा होने के कारण लोग आपस में नहीं जुट पाते थे, नहीं मिल पाते थे, टूट पाते थे, ठीक है, टूट जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि बोला कि फ्रांस में अब एक ही भाषा रहेगा, वो रहेगा फ्रेंच। क्या रहेगा? फ्रेंच। और फ्रेंच रहेगा। क्यों भाषा एक अपनाया वो लोग? इसलिए अपनाया क्योंकि अगर फ्रेंच रहेगा तो सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे, तो हम लोग सब एकता रहेगा, यूनिटी रहेगा, मिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए तुम लोग अगर चले जाओ, कहाँ चले जाओगे? बड़े होकर के चले जाओगे अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका में तो अंग्रेजी बोलने वाला लगा रहेगा, है ना। इंग्लैंड चल गया, वहाँ अंग्रेजी बोलने वाला रहेगा, वहाँ कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा, तो समझोगे वो इंडिया से हो गया, कहोगे ना भाई, तो तुम भी भारतीय हो, हम भी भारतीय है, ठीक है। अगर तुम अभी यहाँ बिहार के हो, तुम चले जाओ कहाँ? बंगाल, केरल चले जाओ, वहाँ तो उधर के लोग भाषा बोलता है, कोई भोजपुरी अपना लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाए। यूपी है तो यूपी वाला लैंग्वेज बोलने के लिए मिल जाए, झारखंड का झारखंड वाला दूसरे राज्य में, तो उसमें दोस्ती मिल जाता है ना, समझ गया। तो इस प्रकार से फ्रेंच भाषा का मान्यता की क्यों मिला? क्योंकि इसमें क्या होगा? ये एकता बनेगा, है ना, यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये जो राजा था ना, तो जो भी वहाँ के लोग, जो भी वहाँ के मजदूर जो है कोई सामान को बाहर निर्यात करते थे, किसान लोग बेचता था, तो उस पर शुल्क लगा दिया था। कौन? लुई 16 में राजा, है ना। ये जनता लोग कहा कि आयात आने और सामान को लाने में और भेजने में कोई शुल्क टैक्स वैक्स नहीं रहेगा, सब फ्री एकदम हो गया है, ठीक है, कोई टैक्स नहीं है, ठीक। तो ये फायदा वहाँ से मिला। और उसके बाद एक झंडा अपनाया हुए लोग फ्रांस वाले, ठीक है। बोला कि हम लोग जैसे कि अपना भारत है, भारत का एक झंडा है ना, तिरंगा है ना, पूरे भारत, चाहे भारत के झारखंड के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे केरला का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, कहीं के लोग हैं, भारत का एक झंडा है, तिरंगा, है ना। यही तिरंगा को सारे लोग क्या करेंगे? इसको मानेंगे, और यही हमारा राष्ट्रीय झंडा है। यह एकता और यूनिटी को दर्शाता है, ताकत, शौर्य, बलिदान को, ठीक है। तो उसी प्रकार से फ्रांस वाले जो है जनता वहाँ लोग कहा कि हम लोग का भी एक झंडा होगा, ठीक है, जो पूरे फ्रांस में यही झंडा होगा, फ्रांस का एक देश का एक झंडा होगा। तो ये सारे चीज जो है ये 1789 के क्रांति का परिणाम होने के बाद ये सब निकल के आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तुम लोग इसको नोट करना, सबसे पहले परिभाषा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो सटीक परिभाषा देने का काम किया, इन दोनों दार्शनिक का नाम लिख लेना। फिर ये फ्रांस की क्रांति हम लोग इधर से शुरू करना। लुई 14वें को जान लिया है, क्या कहा था? मही राजू मेरा शब्द ही कानून है। लुई 16वें को जान लिख लेना, ठीक है। फिर ये क्रांति का परिणाम लिख देना, ओके, समझ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब एक, वहां पे देखो हुआ क्या। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद आता है हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के आई। इसको देख करके, फ्रांस को देख करके, फ्रांस के जो अगल बगल के जो लोग था, अगल बगल मतलब फ्रांस के पड़ोसी देश, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। मान लिया जाए ये एक देश है, ठीक है, इसके अगल बगल भी तो पड़ोसी देश है ना। तो ये फ्रांस के अगल बगल वाला जो था, यानी यूरोप में, तो ये सब भी क्या था? राजतंत्र व्यवस्था में था, ठीक है। तो फ्रांस को देख करके ये सब में भी राष्ट्रवादी भावना का क्या हुआ? उदय हुआ। क्या हुआ? उदय हुआ। ध्यान से समझना, अभी कहानी पूरा बाद में लिखना, ये टाइम देंगे तो आराम से समझो पहले, ठीक है। इस फ्रांस को देख करके अगल बगल वाले जो लोग था, देश, पड़ोसी देश, वे लोग भी सोचा कि फ्रांस जो है, देखो वो राष्ट्रवादी भावना यानी क्रांति ऐसा हुआ कि वे लोग जो है स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, ठीक है। तो हम लोग भी क्यों नहीं अपने जो है देश में अपने राजतंत्र व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं, ठीक है। तो इनकी बात जो है, यानी कि ये फ्रांस का प्रभाव पड़ोसी देश यानी जर्मनी हो गया, इटली हो गया, समझ गया, इन सब पर भी पड़ता है, ओके। हुआ एक्चुअली क्या, तब ये फ्रांस वाला जो था ये भी सोचा है ना कि अपने पड़ोसी देश को मदद करें, अपने पड़ोसी देश को मदद करें, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये फ्रांस जो है अपने पड़ोसी देश को फिर मदद करने के लिए चला जाता है, समझ गया। फ्रांस के जनता यानी दूसरे देश वाले इसके यहाँ जनता से मदद मांगता है, ठीक है। तो फ्रांस के जनता जो है आसपास के देशों को क्या करता है? मदद करने लग जाता है, समझ गया।
कि तुम लोग भी भाई राजतंत्र को हटाओ, है ना, और जनतंत्र को लाओ, प्रजातंत्र को लाओ, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ के प्रजा जो है ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लग जाता है आस पड़ोस के देशों में, ठीक है, पड़ोसी देशों में, जिसके कारण क्या होता है कि यह फ्रांस जो है, यहाँ के जनता एक बार फिर से कमजोर हो जाती है, और कमजोर हो जाती है तो एक बार फिर वहाँ पुनः बुर्बो वंश का क्या हो जाता है, राज हो जाता है, बुर्बो वंश का स्थापना हो जाता है, बुर्बो वंश का राज हो जाता है, ठीक है। और जब बुर्बो वंश का राज हो जाता है तो फिर वहाँ के जनता परेशान हो गई, ये सब कानून नियम ये जो बनवाया ये सब को ध्वस्त कर दिया, कौन, बुर्बो वंश। वही रजबा फिर आया, बुर्बो वंश का राजा आया, वह जो है फिर से अपना कानून व्यवस्था ला दिया कि कोई सब चीज़ हम नहीं मानेंगे, हम अपना व्यवस्था लाएंगे। यहाँ का जनता परेशान होने लगा, कहाँ के जनता, फ्रांस का जनता, है ना, क्योंकि बेचारा जो भी आज़ादी मिला, जो भी आज़ाद हुआ, फिर ये बेचारा फिर इस पर अधिकार हो गया बुर्बो वंश का। बुर्बो वंश का भी अधिकार होता है, बुर्बो वंश से पहले जानते हो यहाँ पर क्या आ जाता है बुर्बो वंश यहाँ नहीं आता है, ठीक है, आता है मतलब उतना अधिकार नहीं रहता है, बुर्बो वंश का तो खत्म कर दिया। यहाँ क्या होता है ना, बुर्बो वंश के साथ साथ बुर्बो वंश का थोड़ा मोड़ा प्रभाव रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि फ्रांस के जो लोग होते हैं ना, वहाँ जो अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं, ठीक है, जिसको कि कहा जाता है अरे जो क्रिश्चियनर नहीं पूजा पाठ करता है, थी में वो लोग का नहीं, अपना चर्च में जो पूजा करता है उसको क्या पादरी कहते हैं, क्या कहते हैं, पादरी कहते हैं उसको, ठीक है, मतलब पद का नाम है, ठीक है, वो लोग का पादरी। तो उस पादरी जो वर्ग था, कुलीन वर्ग था, यानी कि बहुत ही अमीर वर्ग था, बड़ा वर्ग था, है ना, मतलब अमीर आदमी था, वे सब पादरियों जो है मिल करके क्या किया, फ्रांस पर फिर से शासन स्थापित करना शुरू किया, ठीक। बुर्बो वंश का भी योगदान था, हालांकि बुर्बो वंश का यहाँ पर राजा कोई मार दिया, लेकिन अस्तित्व तो अगर बचल है, ठीक है, कोई तो होबे करेगा नर्जर होकर लेकिन अब जो यहाँ का जनता जो कहता है कि जो परेशान यहाँ पर होता है किसके कारण, इस जनता पर फ्रांसे के लोग प्रभाव अपना जो अधिकार जताने लगता है, कौन, जो अमीर वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, यानी कि पादरी, कौन, पादरी, पादरी है यानी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है यानी वही सब अंग्रेज होगा, समझ गए, वही सब नहीं रहता है चर्च उर्च में, अंग्रेज ढंग के था, ठीक है, समझ जाओ यहाँ पर ध्यान से। तो वे लोग क्या किया, यहाँ पे इसका फ्रांस में क्या किया, अधिकार कर लिया, समझ गया। तो फिर से वे लोग अपने ढंग से चलाने लगा फ्रांस को, यानी कि फ्रांस को जब अपने ढंग से चलाने लगा तो हुआ क्या, एक्चुअली जो बड़े बड़े जो लोग थे, है ना, जो कुलीन वर्ग के था, जो अमीर वर्ग के था, तो अमेरिका तो अमेरिका के साथ देगा, तो जो अमीर था वो सब एक साथ होने लगा, और वो सब मिल करके फ्रांस के जो गरीब जनता थी उस पर उन्होंने शोषण करना प्रारंभ कर दिया। मजदूरों को सही मजदूरी नहीं देना, किसानों का लगान उससे अधिक लेना, ठीक है। तो इस तरह से फिर से फ्रांस के जनता क्या हुआ, परेशान हो जाता है, ठीक है, परेशानी बढ़ी ना भाई। अब फ्रांस के जनता भाई क्या करे, उसी दरमियान जब ये सब चीजें चल रही थी फ्रांस में, जब वहां पर कुलीन वर्गों का जब अधिकार आ गया, शासन आ गया, उसी समय एक कहता है कि वहां से एक युवक उभरता है, एक व्यक्ति आता है, एक नाम आता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लो। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के ही था, लेकिन वह फ्रांस के बाहर रहता था, ठीक है, दूसरे देश में रहता था। और नेपोलियन उस समय है ना, अपने जिस समय नेपोलियन का जो दौर था, नेपोलियन जो है फ्रांस में नहीं, फ्रांस के बाहर, फ्रांस की क्रांति के पहले, ये सारा जो प्रक्रिया, ये सब जो सिस्टम हुआ, ये सब होने से पहले नेपोलियन 40 युद्ध जीत चुका था। कितना युद्ध जीता था, 40 युद्ध जीता था, सोचो नेपोलियन, समझ गया। अच्छा, नेपोलियन कितना युद्ध जीता है, 40 युद्ध जीत गया। और 40 युद्ध जीता है तो इसका मतलब है कि भाई वो तो बहुत बड़ा योद्धा है ना। तो अब नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री होता है कहाँ, फ्रांस में। वो सोचा कि हमारा देश, हम जो है इधर जीत रहे हैं, 40 को युद्ध जीत गए हैं, है ना, इधर हमारे देश को सब लोग जो है, देश के लोग इस तरह से हमारी जनता को परेशान कर रहा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है फ्रांस की क्रांति में। कब होती है, फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट का जो युग है, युग मतलब समझ रहे हो ना, काल, समय, ठीक है। जैसे तुम लोग को हम अभी पढ़ाएंगे, चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, यही ना चौथा चैप्टर है ना हिस्ट्री में। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, ठीक है, गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, यानी गांधी जी का योगदान भारतीय आज़ादी में, यानी कि भारत का जो है स्वतंत्रता आंदोलन कब से, 1919 से 1947 तक, ठीक है, 1919 से 1947 तक उनका जाना जाता है। यह 1919 से 1947 का जो दौर है, इसको गांधी युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से नेपोलियन का जो युग होता है
1799 से 1785 तक, 1785 ईस्वी तक। कोई दिक्कत? उल्टा लिख दिए रे, अरे रे 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 1885 नहीं होगा, यहाँ ईस्वी गलत लिखा गया है। नहीं नहीं 1799, 1789 क्रांति वो अगर बादे ना करे, 1799 से था इसका 1815, 1815 इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब इस क्लियर हुआ। 1799 से 1815 तक हुआ। एक्चुअली क्या ध्यान देना, नेपोलियन का प्रारंभ होता है, मतलब युग प्रारंभ होता है, ठीक। नेपोलियन युग पूछेगा, ऑब्जेक्टिव मारना 1799 से 1815, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। क्या नाम था? पूछता नहीं है परीक्षा में 10th क्लास में, लेकिन फिर भी जानकारी लोगे तो बात थोड़े करेगा, बात नहीं करेगा ये, कितने वक्त बाहर निकल जाएगा। इसके पिताजी यानी बाबूजी का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट थे कौन? नेपोलियन के पिता, ठीक है। तो अब हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ कार्लो बोनापार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है क्या किए? एंट्री किए कहाँ? फ्रांस में। और जब फ्रांस में एंट्री किए, फ्रांस के जनता तो जानता था है ना कि वहाँ जो है अपने देश से बाहर रह करके 40 वो युद्ध जीत लिए हैं, ठीक है। तो जब ये आए, फ्रांस आया, नेपोलियन आया, तो वहाँ के जनता जो है इनको भगवान समझने लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहाँ के जनता के भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी जनता का हीरो उभर कर सामने आया। जिधर जिधर वो जाते थे उधर उधर पूरा भीड़ जाता था, वैसे नहीं होता है जो उसको लोग बहुत चाहता है, समझ गया। तो इसको बहुत लोग क्या हुए, नेपोलियन को चाहने लगे। कहाँ? फ्रांस में। ध्यान से सुनो कहानी, ये जितना लिखा हुआ है इससे बहुत कहानी ज़्यादा हम सुना रहे हैं, ठीक है। सारा पॉइंट लिखना संभव नहीं था। इतिहास में मुख्य रूप से पॉइंट लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है ताकि तुम याद रखो। और इसके बाद बहुत सारी बातों को मैं कहानी की तरह तुम लोग को सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो, और सुन लोगे समझ जाओगे, एकदम सब क्लियर हो जाएगा यहीं पे। तो नेपोलियन जब आता है 1799 में, ठीक है, तो वहाँ के जनता जो है नेपोलियन को अपना भगवान उसको समझते थे। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जो है फ्रांस के जनता के हित में काम करना शुरू किया, ठीक है। तो नेपोलियन जिधर जिधर जाते थे एकदम पूरा हुजूम उसके साथ काफिला जाता था, ठीक है। नेपोलियन को अपना हीरो मान लिया था कौन? फ्रांस के जनता, ठीक है। और नेपोलियन भी वही किया, फ्रांस के जनता के साथ मिल करके वहाँ जो बुर्बो वंश का जो पुनर्स्थापना हुआ था उसको क्या किया? समाप्त किया। उसको क्या किया? समाप्त किया, ठीक है। क्योंकि नेपोलियन जो है चाहता था फ्रांस का हित, फ्रांस का भलाई। क्लियर है? और समाप्ति करके फ्रांस में जो है इन्होंने क्या किया? फ्रांस में नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट, ध्यान देना, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारा अच्छा काम किया, ठीक है। वो काम हम आगे लिखा देंगे, यहाँ पर जगह नहीं बचा था, नहीं लिखे, ठीक है। क्या क्या काम किए ध्यान देना। तो नेपोलियन जो है जैसे कि वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित करवाया। क्या करवाया? संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजा तो रहेगा, है ना, ऐसा नहीं राजा नहीं रहेगा, रहेगा तो राजा ही, लेकिन वह जो राजा होगा वह संवैधानिक ढंग से काम करेगा। आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं, यह प्रधानमंत्री क्या अपने मन से सब काम करते हैं? भारत का जो संविधान है इसको फॉलो करते हैं और उस ढंग से काम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे राजा को इन्होंने यानी बनेगा, है ना, राजा जो होगा, जो राज्य करेगा, जो शासन करेगा, वो संवैधानिक राजतंत्र के अनुसार काम करेगा, ठीक है। यानी कि इन्होंने एक बहुत अच्छा संविधान तैयार किया, ठीक। क्लियर है ना? नियम कानून बनाया रे, है ना, जिसको नेपोलियन का संविधान, नेपोलियन का नियम कानून, नेपोलियन रोड वगैरह ऐसा कुछ नाम उसको कहते हैं, ठीक है, नेपोलियन का कानून। तो नेपोलियन के कानून में क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था। और क्या था? योग्यता के अनुसार नियुक्ति, योग्यता के अनुसार पद, योग्यता के अनुसार नियुक्ति किया। इनका कहना था कि अगर कोई बड़े घर के हैं, ठीक है, जो अमीर है, तो जरूरी नहीं है कि बड़े लोग ही बड़े पोस्ट पे रहेंगे। अगर छोटे लोग हैं, अगर गरीब हैं, अगर, है ना, अगर गरीब में भी अगर योग्यता है, ठीक है, कि हम बड़े पोस्ट पे रह सकते हैं, तो उसको भी वहाँ नियुक्ति किया जाए। जैसे कि अभी हमारे देश में, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि बड़े लोग ही बड़े बन रहे हैं, छोटे लोग जो पढ़ लिख लिए हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई अगर कर लिए हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तो छोटे लोग भी नौकरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ऐसा थोड़े खाली अमीर के ले रहा है नौकरी, बात समझ रहे हो ना। छोटे लोगों को भी नौकरी लेने का अधिकार है भारत में कि नहीं है? है कि नहीं है? कि खाली बड़े जाति को लेने का है, बड़े लोगों का लेने का है? छोटे वर्ग हैं, छोटे संप्रदाय हैं, सबको अधिकार बराबर है, ठीक है।
तो ये अधिकार इन्होंने वहां पर यानी कि योग्यता के अनुसार नियुक्ति दिया था कि जिसमें जो अगर काबिलियत है तो वह उस पद पे स्थापित हो सकता है। ठीक है, बात समझ गया ना? ओके, जैसे कभी हम लोग वैकेंसी आता है तो तुम्हें योग्यता है तो तुम भाई जाओ, परीक्षा दो, पास करो, लो नौकरी। बात समझ रहे हो ना? तो ये सिस्टम इन्होंने लाया, इसका मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था लगवाया था। ठीक है, नेपोलियन जो है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ समझो, दो पॉइंट और लिख देंगे। ठीक है, नेपोलियन क्या किए और उसके ये सारी बातें हुई। तो एक इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, नेपोलियन जो है फ्रांस में बुर्बो वंश का क्या किया, पूरा समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसके साथ भी क्रांति हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, फ्रांस की जनता उसको साथ दिए, कोई दिक्कत हुआ। अब क्या, जब समाप्त कर दिया युद्ध वहां पे, तो फिर नेपोलियन जो है फिर एक बार क्या हुआ, फिर फ्रांस को पूरा एकदम स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। ठीक है, अब फ्रांस के फिर अगल बगल वाले देश जो है, फिर नेपोलियन सोचा, क्योंकि बाहर से देश से इनको आया कि भाई आप हमको मदद करिए, जर्मनी से आया, इटली से आया, ये सब तो पूरे बेचारा परेशान था एकदम। ठीक है, राजतंत्र से कि भाई हमको ही मदद करिए। तो ये जो है नेपोलियन उनको मदद करने के लिए निकले। ठीक है, उनको जब बाहर मदद करने के लिए निकले तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बाहर गए बुर्बो वंश का समाप्ति के बाद, तो इनके खिलाफ में 4 गो देश आ गया। ठीक है, 4 देश आ जाता है। वह देश है, ध्यान देना, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस। याद रहेगा, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस, ये चारों मिलकर के एक हो गया। समझ गया? ये चारों मिलकर के सोचा कि अगर इस तरह से है ना, अगर इस तरह से ये नेपोलियन बढ़ता रहेगा, है ना, तो ये तो फ्रांस को तो आजाद करवाइए दिया, ये क्या करेगा, धीरे धीरे पूरे यूरोप को आजाद करा देगा। तो इन सबों का जहां पर अपना जो है, इन लोगों का जहां पर अपना रोजी रोटी क्या चलता है, तो अधिकार चलता था इन लोगों का। ठीक है, जहां पर ये लोग अधिकार कहना था, है ना, जहां पर ये लोग शासन कर रखा था, ये लोग सोचे कि अब तो हम लोग का भाई सुपड़ा साफ हो जाएगा, हम लोग को तो हराइए देगा। ये चारों क्या किया, एक हो गया। कभी नहीं देखता सीधा साधा आदमी जो है बढ़िया काम कर रहा है उसको परेशान करने के सब चोरा बदमाशवा एक हो जाता है। ये चारों क्या हुआ, एक हो गया। कौन? ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, यानी ये चारों एक तरफ हो गया और इसका भी युद्ध हो गया किसके साथ, नेपोलियन के साथ। किसके साथ? नेपोलियन के साथ। तो अब ध्यान देना यहाँ पर, तब अब नेपोलियन के साथ एक देश रहे तब ना यार, 4 देश एक तरफ हो गया, नेपोलियन एक अकेला एक तरफ है। तो युद्ध कैसे होगा, तो युद्ध के लिए क्या चाहिए, सेना चाहिए। सैनिक न युद्ध करेगा भाई, सैनिक रहेगा तुम्हारे सब ना, तो इसको क्या चाहिए, इनको सैनिक चाहिए। अब जब इनको सैनिक चाहिए था तो फिर क्या किए कि फ्रांस में जो है अधिक से अधिक लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए इन्होंने कहना शुरू कर दिया। ठीक है, भर्ती करवाना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि इन्होंने जो है थोड़ा सा यानी कि और सब लोगों से, जो फ्रांस के लोग जैसे कि जो नहीं चाहता था हम सेना में नहीं बनेंगे, उसको भी उठा उठा सेना में भर्ती करने लगे, उसको भी उठा उठा सेना में भर्ती करने लगे। ठीक है, यानी तुम सुतल हो, सोया हुआ आदमी, उसको जगा जगा के, तुम सुतल रहे, उठा के तुमको ले जाओ, जाओ सेना में भर्ती हो जाओ। तो ऐसे सबको करने लगा। जो आदमी नहीं हो जाना चाहता था उसको भी चलो सेना में भर्ती हो, वो सेना में भर्ती हो, क्योंकि 4 देश सामने खड़ा है। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो लोग जो है इन यानी सेना में नहीं जाना चाहते थे, ये उठा उठा के सबको जबरदस्ती ओकरो भर दिए सेना में। तो फ्रांस के जनता जो है इनके खिलाफ हो गए। समझ गया? जो लोग नहीं जाना चाहते थे और जो फ्रांस के जो अति था, जो सैनिक था, वो भी विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि भाई हम आजाद हो गए, तब की जरूरी था दूसर का देशा को आजाद करवाना, दूसर का जरूर लड़ना, है ना, चारों देशा से मोल झगड़ा लेना की जरूरी था। तो ये सोच करके फ्रांस के जनता ही, फ्रांस के सेना भी क्या किए, इनका साथ देने से मना करना शुरू कर दिया। ठीक है, साथ दिए मतलब कम दिए। ठीक है, तो सैन्य शक्ति इनकी क्या हुई, कमजोर हो गई। कमजोर हो गई, सामने 4 को बदमाश यहाँ बैठल है। समझ गया? ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस। अंततः क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट की ऑस्ट्रिया, प्रसा और ब्रिटेन, रूस के साथ जो युद्ध होता है उसमें इनका पराजय हो जाता है। क्या होता है, इनका पराजय हो जाता है 1815 को। 1815 ईस्वी को याद रखना, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय होती है 1815 ईस्वी में। ठीक है, यह चारों देश के साथ युद्ध करते समय। ठीक, 1815 में इनका क्या होता है, पराजय होता है। और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है किनको, नेपोलियन बोनापार्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और गिरफ्तार करके इनको भेज दिया जाता है
सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप कहते हैं ना कि जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहेगा, भूभाग, वैसा भूभाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। पानी घिरा हुआ क्या है? यहाँ अपना गाँव घर में जैसे अपना अगल बगल जैसे तालाब नदी वगैरह तो वैसा लगा नहीं, चारों तरफ एकदम पूरा पानी समुद्र है, समझ गया। बीच में उसको आदमी जाके वहाँ छोड़ देता है, छोड़ दिया नेपोलियन बोनापार्ट को, वहाँ ले जाके छोड़ दिया। अब वहाँ या कुछ खाए न पिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्या करेगा आदमी, भूखा क्या करेगा वहाँ, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो अंततः ये क्या होता है, ये सेंट हेलेना द्वीप में छोड़ देता है जाकर के। 1815 को इनका पराजय होता है, सेंट हेलेना द्वीप में छोड़ देता है। 1821 ईस्वी को इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। 1821 ईस्वी में कोई दिक्कत, समझ गया। तो बेचारा 1700 यहाँ से 1815 तक देखो यहाँ काम हुआ, हारे यहीं तक ना रे, यहाँ पकड़ के इनको छोड़ दिया यहाँ पर सेंट हेलेना द्वीप पर। 1821 में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, कोई दिक्कत। तो ये हम लोग पढ़े नेपोलियन के बारे में। और नेपोलियन क्या क्या किए नेपोलियन, हाँ अभी जो विदेश में जो गए ना नेपोलियन, 2 देशों में भी अपना योगदान दिया हल्का फल्का, ठीक है, पूरा ही कहो। एक जर्मनी में और दूसरा इटली में, जर्मनी में और इटली में। तो जर्मनी में नेपोलियन की मृत्यु हुई, अंत तो हुआ, लेकिन इन्होंने बहुत सारे काम कर दिया। अभी हम लोग पढ़े, ये काम भी देख लो। नेपोलियन गए कहाँ? जर्मनी। जर्मनी में गए तो उन्होंने जर्मन राइन संघ की स्थापना की। जर्मनी में गए, तुम युद्ध लड़ोगे, क्रांति करोगे, संघ राजतंत्र के खिलाफ एक संगठन रहेगा तब ना, संघ में संगठन, ठीक है। तो एक संगठन बनाया था जिसका नाम था जर्मन राइन संघ। क्या नाम था? जर्मन राइन संघ। आता है ऑब्जेक्टिव, जर्मन राइन संघ का स्थापना किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। समझ में आ गया है? नेपोलियन बोनापार्ट ये स्थापना किए थे जर्मन राइन संघ का, ठीक है। उसके बाद फिर इटली भी गए। इटली भी अलग अलग छोटे छोटे रियासतों में विभक्त था, एकदम 200-300 रियासत में, छोटे छोटे भाग में, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है वहां पर 2 दल की स्थापना की थी। एक तो है एस से याद रखना, एगो टी से। एस फॉर है सिसलेपाइन संघ और ट्रांसपोडियन संघ। सिसलेपाइन संघ और ट्रांसपोडियन संघ, ये दोनों संघ की भी स्थापना कौन किए हैं? नेपोलियन। सिसलेपाइन संघ और ये जो तुम्हारा है ट्रांसपोडियन संघ, ये कहाँ का संघ है? तो इटली का है। कहाँ का संघ है? इटली का है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब तक हम पढ़ लिए हैं नेपोलियन का योगदान हम पढ़े हैं, ठीक है। नेपोलियन का अंत हो जाता है और शुरुआत किसका होता है? ये तीनों चारों बदमशवा ये करता तो अखंड राज हो जाता है, नहीं होता है? ऑस्ट्रिया, पर्सा और ब्रिटेन, रूस का, ठीक है। फिर ये तीनों चारों क्या करता है? मीटिंग करता है, बैठक करता है, मतलब पार्टी करता है। पार्टी क्या करेगा? मतलब बैठक करता है कि भाई अब तो है ना, एक तो उसको तो खत्म ही हो गया है ना, अब हम लोग अपना फिर से अपना शासन चालू करेंगे। तो इस प्रकार से बेचारा ये फ्रांस जो है नेपोलियन के द्वारा इतना आज़ाद हुआ, कितना बेचारा है ना मेहनत करके इसको फिर इस स्थिति पर लाया इतना। और फिर क्या होता है? नेपोलियन के मृत्यु के बाद, नेपोलियन के जाने के बाद यहाँ पर फिर से बुर्बो वंश का स्थापना हो जाता है। बुर्बक वंश, कौन वंश? बुर्बो वंश नहीं आता है, बुर्बो वंश, उसमें रहो, देखो यहाँ समझो कहानी को। बुर्बो वंश का स्थापना हो जाता है कहाँ पे? फ्रांस में स्थापना हो जाता है। तो क्या वहां पर फिर अब कौन आएंगे? नेपोलियन आएंगे? नहीं ना आएंगे। तो कौन स्थापना? तो ये लोग के द्वारा करवाया गया है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिर एक ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन, रूस, ये सब मिल करके एक बैठक करता है। कहाँ? ऑस्ट्रिया में। कहाँ करता है? ऑस्ट्रिया में, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, वियना में करता है बैठक। क्या करता है? बैठक। और उस बैठक का मेजबानी कौन करेगा? कहाँ हो रहा है? वियना में। जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, भारत की राजधानी कहाँ है? कितने देरी में बोलता है। तो उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और वियना में यह सम्मेलन होता है, ठीक है, इसीलिए इसको वियना सम्मेलन नाम दिया गया, समझ गया। तो उसका कोई अध्यक्षता तो करेगा ना, तो इसका अध्यक्षता करता है मेटरनिक। कौन करता है? मेटरनिक। जो व्यक्ति है ना वो मेटरनिक। मेटरनिक को बहुत खतरनाक आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, समझ गया। तो अब नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का अब हम लोग प्रारंभ हम पढ़ेंगे। इसको तुम लोग आराम से इसको नोट कर लो। अब हम आगे पढ़ेंगे मेटरनिक युग, ठीक है, इतना जल्दी से नोट करो। चलो आगे ध्यान दो। अब हम लोग जो है नेपोलियन युग, नेपोलियन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। नेपोलियन युग का अंत कब? 1815। और मेटरनिक युग का शुरुआत 1815, ठीक, समझ गया? जी सर। ओके। नेपोलियन, अच्छा नेपोलियन युग का अंत कब होता है? 1815 ईस्वी में, ठीक है। नेपोलियन युग का अंत कब होता है? 1815 ईस्वी में होता है नेपोलियन का अंत, ठीक है। ध्यान दो, नेपोलियन युग का अंत कब होता है?
15 ईस्वी में, ठीक है। और मेटरनिख युग का प्रारंभ कब होता है? 1815 में। नेपोलियन का अंत और मेटरनिख का प्रारंभ, यही तो बोल रहे हैं ना। नेपोलियन का अंत और मेटरनिख का प्रारंभ। यह मेटरनिख कौन था? यह मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? चांसलर। चांसलर एक पद होता है, ठीक है, जैसे भारत में होता है ना प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया में एक पद हुआ करता था, वह था चांसलर का। क्या था? चांसलर था। तो मेटरनिख था, ठीक है, चांसलर वहाँ का, और बड़ा बदमाश था ये, ठीक है। और यही कहा था, ठीक है, कि जब, हाँ यह निरंकुश था, यही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप को क्या होता है? सर्दी खांसी बुखार आ जाता है। कहा था ना, यही कहा था ना रे। फ्रांस जो है कहता था कि जब छींकता है तो पूरा यूरोप को सर्दी खांसी आ जाता है, बुखार जुकाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में कुछ अगर हुआ तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता था। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं समझना कि वो छींकता होगा और खांसी बुखार आता होगा, ऐसा बात नहीं है, सर्दी जुकाम आता होगा। कहने का मतलब ये था कि वहाँ कुछ भी होता था उसका पूरा यूरोप में प्रभाव पड़ जाता था, सब देश पर, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। अभी मैं बोला ना, वो चारों देश जो है, ऑस्ट्रिया, पर्सा, इंग्लैंड और अरे रूस, ब्रिटेन, इंग्लैंड वही ना हुआ, वही ना हुआ, इंग्लैंड को ब्रिटेन को, ठीक है, ये चारों बैठा वहाँ पर। इसका राजधानी कहाँ? वियना में इसका बैठक हुआ। मेजबानी कौन किया था? अध्यक्षता या मेजबानी कौन? मेटरनिख किया था। कौन किया था? मेटरनिख। हो सकता है परीक्षा में मेजबानी भी पूछ दे तो मेटरनिख बोलना, ठीक है। वियना कांग्रेस का मेजबानी कौन किया? मेटरनिख। अध्यक्षता कौन किया? मेटरनिख, ठीक है। अब यहाँ बैठा क्या किया? वहाँ बैठ के ये लोग क्या किया? चारों वहाँ जाके भजन अथी खाया रे, वहाँ जाके भोज खाया, वहाँ जाके पार्टी किया? नहीं, वहाँ बैठ करके ये लोग क्या किया? परिणाम वहाँ से आता है कि बुर्बो राजवंश की स्थापना फिर से हो गया। कहाँ? फ्रांस में, ठीक है, फिर से वहाँ पर स्थापना कर दिया था। और मेटरनिख का जो युग, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, 1815 से शुरू हुआ 1848 तक, 1815 से 1848 तक मेटरनिख युग आता है, ठीक है, ये हो गया। अब जब वहाँ पर फिर से इन्होंने जो है फ्रांस में क्या किया था? स्थापना कर दिया था, क्या चीज़ का? बुर्बो वंश का। तो वहाँ के लोग जो है एक बार फिर से क्रांति करना शुरू कर दिया, वे लोग भी हार नहीं माना, ठीक है। और अब की बार जो क्रांति होता है कब होता है? 1830 को। और यह जुलाई 1830 के क्रांति के नाम से जाना जाता है। जो जुलाई 1830 के क्रांति को जाना जाता है। इस क्रांति में क्या हुआ? तो जो बुर्बो राजवंश की जो स्थापना हुई थी, इसको इन्होंने क्या किया? हटा दिया। क्या किया? हटाया। कौन? जनता। क्या? कौन हटाया? जनता। कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस के जनता के द्वारा जो है बुर्बो राजवंश की जो स्थापना पुनः करवाया था, ये मेटरनिख किया था ना, ऑस्ट्रिया, पर्सा, ब्रिटेन और उस मिल करके, ये चारों मिल करके इसको किया था। और ये बुर्बो वंश की स्थापना जो हुई थी 1830 में, इतना भयानक क्रांति हुआ जुलाई 1830 के कि इसको हटना पड़ा, बुर्बो राजवंश की स्थापना को हटाना पड़ा। आबरी फिर ये पकड़ल चाहा, जैसे ना लुई सोलह पकड़ के फांसी दिया, इस लोग बोला फिर पकड़ के फांसी दिए देंगे, लेकिन अबली भाग गया। रजवा जो था ना बुर्बो राजवंश के, ये भाग गया। भाग के कहाँ चला गया? इंग्लैंड। पलायन करके कहाँ चला गया? इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा मनोनीत था, है ना, उसी ढंग के, उसी के लोग के था ना राजा, यानी कि व्यवस्था था, शासन था, इसलिए भाग के कहाँ चला गया? इंग्लैंड, है ना। और फिर नया जब भाग के चल गया तो कौन वहाँ गद्दी पर बैठेगा? तो यहाँ जो है सोचा, फ्रांस की जनता जो है सोचा कि भाई यहाँ एक अच्छा राजा है जिसका नाम आया, इन लोग को लगा कि भाई चलो सब मिल करके एक व्यक्ति को चुना, वहाँ के गद्दी पर बैठाया, जिसका नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप। कहाँ के शासक हुआ? ये भी फ्रांस के हुआ, ठीक है। लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाता है कौन? फ्रांस की जनता। फ्रांस की जनता। अब लुई फिलिप के बारे में जरा पढ़ लो। लुई फिलिप का कार्यकाल समाप्त होता है 1848 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? यानी कि ध्यान दो, नेपोलियन युग अंत, मेटरनिख युग प्रारंभ, मेटरनिख युग अंत और उसके मेटरनिख युग अंत और लुई फिलिप का युग प्रारंभ 1848 को। यह जो था शुरू में तो ये अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन बाद में ये लुई फिलिप जो है ये भी उल्टा पुल्टा काम करने लगा, है ना। यानी कि फ्रांस के जो है जनता को ये लोग भी वहाँ परेशान करने लगा, मजदूरों को जो है परेशान करने लगा, किसान को जो है टैक्स ज़्यादा लेने लगा, है ना, गरीब और अमीर में भेदभाव करने लगा, अमीरों को साथ देने लगा, बड़े बड़े जो कुलीन वर्ग जो था अमीर था उसको अपना दोस्त बना लिया, है ना, उसी का भलाई के लिए काम करता था, है ना, अमीर का ही बात को मानता था, समझ गया, और गरीब के लिए कुछ नहीं करता था, ठीक है, कुछ नहीं करता था मतलब गरीबों का और सत्यानाश कर दिया था। कौन? लुई फिलिप। जिसका इसके कार्य में क्या परिणाम आया? फ्रांस में वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई। क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई, लोग बेरोजगार होने लगा, बेरोजगारी हो गया, भूखमरी आ गया, है ना, गरीबी आ गया, कुलीन वर्ग के, क्योंकि ये साथ आ गया था, गरीब कार के देखबे नहीं करता था, सब भूखल मरने लगा,
बेरोजगार को रोजगार नहीं, बेरोजगार हो गया, लोगों को रोजगार नहीं मिला, और ये अभी कैसा बन गया, निरंकुश शासक बन गया। कैसा बन गया, निरंकुश। कौन, लुई फिलिप। कौन, लुई फिलिप, जो 1848 में कहाँ बैठा था, फ्रांस की गद्दी पर, ठीक है। ये सब भी क्योंकि बड़का दम एक साथ हो गया, गरीब का देखिए नहीं मांगता था, तो गरीब का को एकदम भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी पर ला करके एकदम क्या किया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। जिसके परिणाम क्या हुआ, फिर एक बार फ्रांस की जनता एक बार जोड़ लगाया, फिर जागा, अबरी जागा कहिया जुलाई 1830, अब अभी पढ़ेंगे जुलाई 1848 जुलाई 1848, जुलाई 1848 ईस्वी में क्या किया, जुलाई 1848 ईस्वी की क्रांति फिर होती है। फिर फ्रांस की जनता जो है अभी के खिलाफ, लुई फिलिप के खिलाफ, लुई फिलिप के खिलाफ, जो फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, 1848 को गद्दी पर कौन बैठाया था, फ्रांस के जनता, फ्रांस के जनता, है ना। लुई फिलिप का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, 1848 ईस्वी को, ठीक है। इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, बेरोजगारी हुआ, गरीबी हुआ, भूखमरी हुआ, ठीक है। और ये क्या करता था, कुलीन वर्ग का साथ था, अमीर का, कुलीन मतलब अमीर वर्ग, अमीर का साथ देता था, गरीब का साथ नहीं देता था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, ये और कैसा था, इसका स्वभाव कैसा था, निरंकुश था, किसी का नहीं मानता था, किसी का नहीं सुनता था, ठीक है, खाली अमीर के जरूर रहता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस की जनता फिर एक बार सब मिलकर के क्रांति किया, और वह जो क्रांति हुई वह थी जुलाई 1848 की क्रांति, और यह अंतिम क्रांति था। इसके बाद फिर वहाँ क्रांति नहीं हुआ, यानी वह स्वतंत्र हो गया। जुलाई 1848 की क्रांति होती है, और जुलाई 1848 की क्रांति यानी जनता इतना आक्रोश हो जाता है कि लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर एक भाग जाना पड़ता है, यो भाग जाता है, समझ गया। तो जुलाई 1848 की क्रांति के बाद लुई फिलिप का क्या होता है, अंत हो जाता है। लुई फिलिप का अंत होता है, और वहाँ पर फिर संवैधानिक राजतंत्र होता है, यानी कि जो अब राजा बनेगा वो संविधान ढंग से, जैसे नेपोलियन करवाया था, संवैधानिक राजतंत्र रहेगा, ठीक है। कर उड़ की समाप्ति हो गया, टैक्स की समाप्ति हो गया, योग्यता के अनुसार नियुक्ति हो गया, और वहाँ शासन जो अबरी बनाया वह जनता चुना, किसके अनुसार, जनता के अनुसार शासन वहाँ चलने लगा, है ना। जनता जिस ढंग से नियम कानून वहाँ बनाया फ्रांस में, उस ढंग से ये चलने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहता है कि उसके बाद फिर फ्रांस अब जो है, उसके बाद वह गुलाम नहीं हुआ, उसके बाद वह फिर उसके अंदर नहीं आता है। 1848 तक यह जो है क्या हुआ है, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग जो है फ्रांस की क्रांति को हम यहीं रोकते हैं। अब हम आगे के वीडियो में, है ना, पढ़ेंगे। आज हम यहीं इसको ब्लॉक करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, दो देश और बचा हुआ है, किसके बारे में बोलो ना रे, इटली और जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। इटली में जैसे इधर पढ़े ना नेपोलियन के बारे में, इटली में भी 2-3 गो हीरो है, ठीक है। इटली में आता है कौन, मेजनी, कौन आता है, और बोलो, बिस्मार्क, और गैरीबाल्डी, नहीं, गैरीबाल्डी आता है। बिस्मार्क इधर आता है, बिस्मार्क तो जर्मनी में है रे, बिस्मार्क किधर है, जर्मनी में है बिस्मार्क, इधर नहीं, इटली में नहीं है। इटली में जानते हो कौन है, मेजनी है, गैरीबाल्डी है, और यहाँ जानते हो कौन है, काउंट काबूर है, हाँ काउंट काबूर है। ये जो बिस्मार्क तुम बोले हो ना, ये आता है तुम्हारा इधर जर्मनी। तो अब हम पढ़ेंगे आगे जर्मनी और इटली के बारे में, फिर पढ़ेंगे मेजनी का युग, मेजनी के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या किए, फिर काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे, घुसेंगे जर्मनी जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे बिस्मार्क के बारे में, ठीक है। तो डिटेल से अगला वीडियो में बढ़ेंगे, अभी हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। तुम लोग इसको जल्दी से बढ़िया से नोट कर लोगे, ठीक है, इसको, और एकदम कहानी तरह समझना, ज़्यादा कोई ढंग से है नहीं, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी 10th क्लास के आपके भाई बहन हैं, आस पड़ोस जो पढ़ते हैं, उनको वीडियो शेयर करिए, ठीक है, ताकि कुछ उनको भी वहाँ से शिक्षा मिले, सीखे, ठीक है। तो इस तरह से, और लाइक ज़रूर करिए, और अच्छा लग रहा है कैसा क्या समझ में, तो कमेंट भी ज़रूर करिए, ठीक है। और तुम लोग भी समझ गए, अपने दोस्तों लोग को बताओ, ठीक है। और चैनल के बारे में, और 10th क्लास के हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसको नोट कर दिया जाए।